नमस्ते, मेरा नाम जासुम है और आज हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में इसका चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर दिया था। उसके बेसिक्स सीखे थे, थोड़े जो इंट्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स होते थे वो सीखे थे। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे 2-3। तो चलो शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी, अभी हम ये जैसे मैंने अभी बोला, ये लास्ट टाइम का कंटिन्यूएशन है। तो हम लोग आज एक और कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में ये रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस चार्ज पार्टिकल्स पे एक्ट कर सके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये चार्ज वाले पार्टिकल से ही बनते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने सीखा था लास्ट टाइम, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके चार्जेस हैं, उसके पार्टिकल के चार्जेस क्या हैं, ये वोल्ट्स पर मीटर में मेजर होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जब पॉजिटिव होता है, जब जैसे प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन प्रोटॉन से बाहर जा रही होती है, जैसे ये एरोज बाहर जा रहे हैं। लेकिन जब नेगेटिव होता है, ये अंदर जाती है, ये प्रोटॉन की तरफ जाती है। तो जितने भी करीब ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइन है एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जो डायरेक्शन है, जैसे मैंने अभी बोला था, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल पे। लाइक ये जैसे यहाँ पे है, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मटेरियल से शील्ड होता है, मतलब उससे कवर होता है, जैसे कि मेटल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स मेटल से कवर या शील्ड हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से। क्योंकि लाइक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, या तो इलेक्ट्रिक मोटर कैसे चलता है, या तो पावर प्लांट में जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, ये सब इस फिनोमेना की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के क्रिएशन की वजह से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगला हम लोग जो देखने वाले हैं ये इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैटर का एक प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, जैसे हमने अभी सीखा था कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। जो भी सेम वाले चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो भी अलग चार्जेस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमने मैग्नेट्स में भी सीखा होगा, जैसे कि अगर नॉर्थ पोल हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर नॉर्थ साउथ हो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्जेस का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट्स तब चार्ज होते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होते हैं या तो लूज़ कर रहे होते हैं। और जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है उसका नाम कूलम होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि लाइक अगर कोई 2 बॉडीज़ इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा होता है या तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, वो दोनों ही चार्ज हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका मतलब है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी चार्ज होता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देन पॉजिटिव चार्ज है उसके पास। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नंबर के हो, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो जाता है, मतलब उसका चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी एक इलेक्ट्रिक फिनोमेना, इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना में बहुत की कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस सर्किट्स में कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में कैसे बिहेव करता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कैसे बिहेव करता है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस टाइप का वेव होता है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के मूवमेंट से होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सीखा था, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो मूवमेंट, ये जब हिलते हैं, ये जब कुछ करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये एक स्पेस से ट्रैवल कर सकता है जिसका कोई मीडियम नहीं होता। अगर आपको पता है, वैक्यूम ऐसा जगह होता है जहाँ पे कोई एयर भी नहीं होता, मतलब वो एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे।
एक एक खाली रूम होता है, मतलब एक्चुअली खाली, क्योंकि हवा भी नहीं होती इस रूम में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे होता है कि वो इससे भी हिल कर सकता है, ये इससे भी ट्रैवल कर सकता है। तो एग्जांपल्स ऐसे है कि माइक्रोवेव्स हम यूज़ करते हैं, विजिबल लाइट, जो आप लाइट देखते हो, जो भी लाइट हम देख सकते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है। अल्ट्रा वायलेट वेव्स, एक्स रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक सेम स्पीड पर ट्रैवल करता है वैक्यूम पे, जिसका हम लोग लिख सकते हैं सी स्पीड ऑफ लाइट हम कहलाते हैं, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका वेव लेंथ या तो फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ मतलब कितना ऊपर नीचे चलता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने ड्यूरेशन से चलता है, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करता है। जैसे कि जैसे भी उनका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हो, वो बताता है कि कितना एनर्जी होगा या कैसे वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये सब ये बताता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमारे लाइफ में हम लोग रोज़ देखते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, मतलब एक्सरे लोगे तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है। तो ये बहुत यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में। एनर्जी कंजम्पशन, तो ये पार्ट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में और एनर्जी के चैप्टर में दोनों में आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि हम लोग ये असली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। और इसको इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी में और या एनर्जी कैसे यूज़ होता है। तो एनर्जी कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि कितना एनर्जी एक डिवाइस या एक सिस्टम यूज़ कर रहा हो। जैसे कि हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, हम लोग एक पावर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि एक बैटरी या तो इलेक्ट्रिक ग्रिड, यहाँ से हमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमारे डिवाइसेस के अंदर आ रही है, इसी की वजह से हम लोग टीवी देख सकते हैं, फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी एक डिवाइस कंज्यूम करता है, डिपेंड करता है उसके पावर रेटिंग पे और कितना टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हो। अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा पावर लगेगा ना। तो डिवाइस के जिसके पास ज़्यादा पावर रेटिंग होता है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है कंपेयर टू डिवाइस जिसके पास लोअर पावर रेटिंग होता है। और अगर बाकी सब कुछ इक्वल है तो ये जनरल फिनोमेना होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हमारे एनर्जी कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करता है हम लोग कितना एनर्जी, हम लोग नहीं लेकिन हमारे डिवाइसेस कितने एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि कौन से टाइप की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और एनर्जी कंजर्व करने से हम लोग अपने इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ये ज़्यादातर कोल या फॉसिल फ्यूल से ही बनती है। और ये जो कोल और फॉसिल फ्यूल से जो बनती है ये एनर्जी ख़त्म हो सकती है और ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज बहुत पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में और वो काम कैसे करता है। तो ये हम बेसिक्स अभी आज कवर करेंगे, ये और इन डेप्थ में हम जा सकते हैं जब वो हम बाद में चैप्टर से करेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि मोटर काम कर सके। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करता है मोशन जनरेट करने के लिए। तो बेसिक कंपोनेंट्स के जैसे होता है, ये एक स्टेशनरी कंपोनेंट होता है, इसका मतलब ये कंपोनेंट हिलता नहीं है। ये स्टेशनरी कंपोनेंट को स्टैटर कहते हैं, ये बस नाम जानना ज़रूरी है। और ये रोटेटिंग कंपोनेंट जो घूमता रहता है उसको रोटर कहते हैं। तो ये जो स्टैटर है, जो कंपोनेंट बस खड़ा रहता है, ये वायर का कॉइल कंटेन करता है जो एक पावर सोर्स से कनेक्ट होता है। और रोटर जो रोटेट करता रहता है, जो घूमता रहता है, ये एक शाफ्ट और मैग्नेट्स कंटेन करता है। तो जैसे हमने बोला अभी मैंने, जो स्टेशनरी कंपोनेंट होता है उसके पास वायर्स होते हैं जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड होता है, और जो कंपोनेंट गोल गोल होता रहता है उसके पास परमानेंट मैग्नेट्स होता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से फ्लो होता है स्टार्टर में, स्टेशनरी पार्ट वाले में, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो परमानेंट मैग्नेट से इंटरैक्ट करता है। तो ये जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी परमानेंट मैग्नेट्स पे जाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट करती है। तो ये इंटरैक्शन, ये जो होता है, ये फिनोमेना की वजह से ये रोटेट करता है। इसी की वजह से ही ये रोटेटर घूमता है। इस घूमने की वजह से हमें काफ़ी मैकेनिकल डिवाइसेस
को कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि एक फ़ैन, अगर एक फ़ैन को देखोगे इसमें भी यही चलता रहता है। फ़ैन इसलिए गोल गोल घूमता रहता है क्योंकि ये हो रहा है, इसलिए हमें मतलब ठंडा की एहसास मिलती है। और कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स जो ऐसे होते हैं वो डिज़ाइन होता है एसी पावर पे रन करने के लिए, और कुछ डीसी पावर होता है। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और डीसी डायरेक्ट करंट होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था, तो वो डेफिनेटली देखना। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में, ये कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिक कंपोनेंट इसके भी सेम ही होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो पे सीखा था। एक होता है एक रोटर, एक स्टार्टर और एक शाफ्ट। रोटर ये गोल वाला कंपोनेंट होता है, शाफ्ट भी उसमें यूज़ होता है, और स्टार्टर ये स्टेशनरी कंपोनेंट होता है, मतलब हिलता नहीं है ये। तो इसका ये जैसे काम करता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर की जैसे ही काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन ये क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसका जाना ज़रूरी है। तो जब ये जैसे हमने अभी सीखा था, जब ये रोटेटर रोटेट करता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है क्योंकि इसके पास मैग्नेट्स होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ये सारा मिलजुल के एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। और ये इंटरेक्शन जो होता है ये कॉज करता है इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से फ्लो करके कॉइल्स ऑफ वायर से फ्लो करके इलेक्ट्रिक जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। यही इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने देता है ये वायर की कॉइल से जो स्टार्टर में होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बहुत सारे सोर्सेज से पावर हो सकता है, जैसे कि स्टीम, पानी, विंड, गैस, ये सबसे पावर हो सकता है। और ये पावर प्लांट्स में वाइडली यूज़ होता है। ये पावर प्लांट से काफ़ी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और ये पोर्टेबल डिवाइसेस में भी यूज़ होता है, जैसे कि कैंपिंग जनरेटर्स, अगर कैंपिंग कभी जाओगे, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये यूज़ कर सकते हैं। अब आज के लिए हम लोग आखिरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ओम्स लॉ है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ओम्स लॉ का इंपॉर्टेंट टर्म जाना ज़रूरी है, और फिर हम उसका फॉर्मूला देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट में कैसे बिहेव करता है। तो हमें ये बताता है कि करंट जो सर्किट में होता है ये वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जब करंट इंक्रीज़ होगा वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, और करंट इंक्रीज़ होगा तो वोल्टेज भी डिक्रीज़ होगा। पर ये जो करंट है ये रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि जब करंट ज़्यादा है रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है करंट कम है। तो इसका मतलब ये होता है। वोल्टेज क्या होता है ये जानना ज़रूरी है कि वोल्टेज एक मेजर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का दो पॉइंट ऑफ द सर्किट के बीच में। तो इसका ये वोल्ट्स में ज़्यादा मेजर होता है। और इसको सिंपल टर्म में अंडरस्टैंड करने के लिए हम सोच सकते हैं कि ये थोड़ा सा पुश है जो कॉज करता है करंट फ्लो करने के लिए एक सर्किट में। ये वोल्टेज ऐसा पुश होता है जिसकी वजह से ही करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। करंट अब क्या होता है? करंट एक मेजर होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने पहले सीखा था, यही है वो करंट। ये कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है ये उसका है, और ये हम लोग एम्पियर्स में मेजर करता है। इसका यूनिट होता है ए। और ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर। और रेजिस्टेंस आखिरी में, ये एक मेजर है कितना ज़्यादा एक कंपोनेंट या एक मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को रेजिस्ट करता है। मतलब कितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता है, ये रेजिस्टेंस ये मेजर करता है। तो ये ऑफन ओम्स में मेजर होता है, इसका यूनिट ओम्स होता है। और इसका सिंबल ये हम लोग ये जो देख सकते हैं ये इसका सिंबल होता है। ये हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये फ्लो ऑफ करंट की ऑपोजिशन में चलता है। मतलब इसका ये जो हमने अभी बोला था, ये करंट फ्लो करने नहीं देता। तो जितना एक मटेरियल नहीं करने देता उसका ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है। ये उसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ओम्स लॉ का ये है कि V = I/R, जिस जहाँ पे V वोल्टेज होता है, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी दो वैल्यूज़ का आपको पता हो, या आप ओम्स लॉ को यूज़ करके थर्ड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको किसी का वोल्टेज या रेजिस्टेंस मालूम हो एक सर्किट के अंदर, ओम्स लॉ से हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस पता है, ओम्स लॉ से हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं नंबर्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ।
जैसे कि हमारे पास एक सर्किट है, वोल्टेज उसका 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 4 ओम्स है। हमें जानना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ से हम लोग एक फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मतलब अगर I इज इक्वल टू, इफ V इज इक्वल टू I इंटू R, देन I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। तो हम लोग इस फॉर्मूला से ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, जिसका मतलब है I इज इक्वल टू V का जो वैल्यू हमें पता है 12 वोल्ट्स है और R का वैल्यू 4 वोल्ट है, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, और I का मतलब I का फिर वैल्यू हमें पता है कि 12 डिवाइड बाई 4 3 होता है, तो I का वैल्यू 3 एम्पियर्स है, बिकॉज करंट का यूनिट एम्पियर्स होता है। तो हमें ये इस इन्फॉर्मेशन से हम ये जान सकते हैं कि ये जो सर्किट में जो कितना करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखे हैं, नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं। हमने सीखा है कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमने आज ओम्स लॉ के बारे में सीखा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में वही फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही सीखेंगे। हम लोग नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकती है और चार्जेस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, और अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।